नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरएस मेंस टेस्ट सीरीज़ की इस श्रृंखला में आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की आरएस मेंस टेस्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट पेपर हुआ था अभी 14 नवंबर को, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या रहता है, तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे एक एक क्वेश्चंस और उनको सोल्व भी करेंगे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो यह है पेपर कोड 201 राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का ये पेपर हुआ था उत्कर्ष क्लासेज में। ठीक है, तो देखते हैं इस पेपर्स के बारे में। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है जो आरएस मेंस के अंदर भरना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, महत्वपूर्ण निर्देश है, ये आप सब, इसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है 15 शब्दों में पूछा है और इसकी मार्किंग है 2 नंबर की। आपको उत्तर देना है 15 शब्दों में। ठीक है, देखते हैं। नेम एनी 2 हीरोज हु वर अवार्डेड परमवीर चक्र ऑफ राजस्थान। राजस्थान के परमवीर चक्र से सम्मानित किन्हीं 2 वीरों के नाम बताने हैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 ही वीरों के नाम लिखने हैं। आप ज़्यादा स्मार्ट ना बनना और 3 नाम नहीं लिखना बिल्कुल भी, नहीं तो आपको अगर 2 नंबर मिल रहे थे आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपसे पूछा है कि 2 वीरों के बारे में बताना है। तो ऐसे 2 वीर जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट है पीरू सिंह। क्या नाम है? पीरू सिंह, जिन्हें मरणोपरांत आफ्टर डेथ, मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था 1948 में। कब दिया गया था? 1948 में, आफ्टर डेथ के बाद में पीरू सिंह को। दूसरा है जिसको आप सभी जानते हैं, वो है मेजर शैतान सिंह। मेजर, राइटिंग थोड़ी सही नहीं बैठ रही है, मेजर शैतान सिंह। इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था, मतलब सम्मान, परमवीर चक्र, यह एक सम्मान है, टाइटल है। इसे दिया गया था 1962 में, 1962 में। तो यहाँ पर हमने 2 मेंशन कर दिया। ठीक है, आपको एग्जाम में 2 वीरों के बारे में पूछा है तो आपको जो भी याद है वो लिख देना है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर हमने पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह बताया। आपको 2 ही नाम मेंशंस करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, 2 पूछे तो 2 ही नाम। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर है वो है ब्रीफली कमेंट ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चीरवा। चीरवा का शिलालेख पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब आपको चीरवा के शिलालेख पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो चीरवा के शिलालेख के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपको टिप्पणी करनी है, संक्षिप्त लिखना है, 15 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो यह चीरवा गांव का जो मंदिर है, चीरवा गांव के मंदिर से प्राप्त हुआ है यह शिलालेख। चीरवा गांव के मंदिर से जो उदयपुर में पड़ता है और 1273 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी शिलालेख होता है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो किस भाषा का होता है। तो यह है संस्कृत भाषा का। किसका? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें है 51 श्लोक, 51 श्लोक है। अब इस शिलालेख की बात करें तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें मेवाड़ शासक में जो गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी इसमें दी गई है। इतना आपने मेंशन कर दिया। क्या क्या मेंशन किया? गुहिल वंशियों के बारे में जानकारी दी गई है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 51 श्लोक से, और 1273 ईस्वी में उदयपुर के अंदर आता है। ठीक है, अब लास्ट में अगर आपको याद है प्रशस्तिकार कि मतलब इसका राइटर कौन था, अपन राइटर बोलते हैं ना, ऐसे शिलालेख के जो भी जिन लिखते हैं वो प्रशस्तिकार कहा जाता है। वो होते हैं रत्न प्रभ। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर स्पेस है, रत्न प्रभ। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा।
हमने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है, चिरवा का शिलालेख आपसे पूछा है और संक्षिप्त टिप्पणी पूछी है, तो सीधा सीधा आपको लिखना है कि चिरवा गांव के मंदिर से प्राप्त शिलालेख 1273 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। इसके अंदर 51 श्लोक है और इसमें गुहिल वंशियों की जानकारी दी गई है और इस शिलालेख के प्रशस्तिकार रत्नप्रभ है। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज रत्नाकर के बारे में आपको बताना है 15 शब्दों में। तो राज रत्नाकर क्या है, यह एक क्या है, ग्रंथ है। राज रत्नाकर क्या है, ग्रंथ। ठीक है, अब ग्रंथ है तो किसी ना किसी के द्वारा तो रचाया गया है, मतलब लिखा गया है, तो यह है सदाशिव भट्ट। ये लिख दोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने राइटर का नाम बता दिया। सदाशिव भट्ट के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अब इस ग्रंथ में क्या लिखा है सदाशिव भट्ट ने, किसके बारे में जानकारी है, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो राइटर और किसके बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों, जो उनकी उपलब्धियां थी, उनके बारे में इसमें वर्णन या मतलब जानकारी दी गई है। इतना लिख देंगे, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोस्तों अभी जो पेपर हुआ था उत्कर्ष में 14 नवंबर को, वही पेपर है। इसकी आंसर की हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इस पेपर की आंसर की, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी हम आपको आइए पढ़ते हैं नाम से मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आइए पढ़ते हैं, AAYIYPADTEHAI, ये स्पेलिंग से आप सर्च मारिए @ लगा के, हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खालसा लैंड, खालसा भूमि का अर्थ क्या है। खालसा भूमि का अर्थ आपको बताना। तो सबसे पहले खालसा भूमि का मतलब क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हम ये जगह ले लेते हैं। इस जगह को खालसा घोषित कर दिया, तो यह मुगल काल में चली थी ये प्रथा। कब चली थी ये प्रथा, मुगल काल में। तो इस भूमि को हमने खालसा घोषित कर दिया। ये पूरा राज्य है, इसमें हमने इस भूमि को खालसा घोषित कर दिया। तो इसको जैसे ही खालसा घोषित किया तो इस पर सीधा नियंत्रण किसका आएगा, मुगल सम्राट बादशाह का। डायरेक्ट बादशाह के अंडर आ जाएगी, और इससे जो भी आय होगी, इस भूमि से जो भी आय प्राप्त होगी, वो सीधा बादशाह के लिए उस आय को सुरक्षित रखा जाएगा। कुल मिलाकर कहो तो जैसे अभी अपन केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ना, ऐसे ही है ये, कि मतलब केंद्र के अधीन आ जाता है ये पूरा। तो इसे खालसा भूमि कहते हैं। इतना आप लिखोगे, मुगल काल में प्रचलित ये प्रथा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। बागड़ी बोली का परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस्ड बागड़ी डायलेक्ट्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही है ना, तो आज क्या काफ़ी शादियाँ है, तो इसलिए चाहकर भी हम कितना भी करो, लेकिन थोड़ी बहुत नॉइस अंदर आ रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप बस आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फोकस करना है, आंसर की प्राप्त करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेपर को सोल्व करना है। पेपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बागड़ी बोली का परिचय दीजिए। सबसे पहले बागड़ी बोली ये किसकी उपबोली है, तो ये है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली। किसकी, मारवाड़ी की उपबोली है ये, मारवाड़ी की उपबोली है। और इसमें प्रभाव किसका है, मेवाड़ी प्लस गुजराती, मेवाड़ी प्लस गुजराती भाषा का इस पर प्रभाव है। कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है। ठीक है, और इसको भीली बोली किसने कहा था, ये भी लिख देना लास्ट में। इस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसे भीली बोली भी कहा जाता है। इस प्रकार आप मेंशन कर दीजिए, सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं व संस्थापक। अब देखो आपसे पूछा गया, शाखा पूछी गई है और संस्थापक पूछा गया है। तो एक तरफ आपको शाखा लिखनी है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 4 पूछे, चारों लिखनी है, मतलब हाफ नंबर की एक शाखा है। तो आपको 2 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। तो पहले लिखते हैं हम शाहपुरा, जो फेमस थी,
सापड़ा। डिजिटल पेन में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है आज तो। रामचरण जी, इसके संस्थापक थे रामचरण जी। दूसरी है रेण, इसके संस्थापक थे दरियाव जी, ठीक है। तीसरी है सिंहथल, इसके संस्थापक थे हरिराम दास जी। अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल के भी बता रहे हैं आपको, ठीक है, हरिराम दास जी। लास्ट एंड फाइनल खेड़ापा, इसके संस्थापक थे रामदास जी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा खासा क्वेश्चन नंबर 7। जू हर्प ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जूझ हर्प किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जूझ हर्प किसी को नहीं कहा जाता। एक जो वाद्य यंत्र है मोरचंग, जिसके बारे में अगर आपने सुना हो तो, मोरचंग, यह है सुशिर वाद्य यंत्र। इस ही मोरचंग को जोस हर्प कहा जाता है, ठीक है। इसी सुशिर वाद्य यंत्र को जूझ हर्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। कावड़ क्या है? व्हाट इज कावड़? आपको कावड़ के बारे में बताना है। तो कावड़ क्या होती है? काष्ठ की बनी हुई होती है ये मूर्ति, लकड़ी की काष्ठ की बनी हुई मंदिर नुमा कलाकृति, मंदिर की तरह कलाकृति होती है। एक तरह से चलता फिरता मंदिर कह सकते हैं आप इसे। काष्ठ की बनी हुई मंदिर नुमा कलाकृति, जिसमें मतलब कई तरह के कपाट्स होते हैं, जिन पर, इन कपाटों पर देवी देवताओं के चित्रण होते हैं। किनके होते हैं? देवी देवताओं के चित्रण इन पर होते हैं, ठीक है। तो इसे चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। अब इसका जो निर्माण हुआ है बस्सी, चित्तौड़गढ़ की खेरादी जो खेरादी जाति है ना, उसके सुथारों द्वारा, खेरादी जाति के सुथारों द्वारा। अब इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन है? मांगेलाल शास्त्री। कौन? मांगेलाल शास्त्री कावड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मांगेलाल शास्त्री। कावड़ चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार मांगेलाल शास्त्री जी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ नाथ द्वारा पेंटिंग। आपको नाथ द्वारा चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं बतानी है 15 शब्दों में। तो आप सभी को ही पता है कि पिछवाई कहाँ की है? नाथ द्वारा पिछवाई, ठीक है। इस पर किसकी होती है? हरे पीले रंग की अधिकता, हरे पीले रंग की अधिकता, ठीक है। और केंद्र में जो चित्रकारी होती थी, उसके केंद्र में कौन होते थे? श्रीनाथ जी की आकृति, ठीक है। और इनमें गायों का मनोरम दृश्य होता था। आसमान में देवताओं का अंकन किया जाता था। और पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दिखाई जाती थी। इस चित्रकला में जो पृष्ठभूमि होती है ना, बैकग्राउंड, उसमें सघन वनस्पति दिखाई जाती थी। तो यह है नाथ द्वारा की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 10। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान की दस्तकारी के बारे में आपको बताना है, दस्तकारी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग इस प्रकार से करना है कि प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प यानी दस्तकारी का प्रमुख केंद्र रहा है राजस्थान, प्राचीन काल से, शुरू से ही, ठीक है। वर्तमान में आप सभी को पता है ब्लू पोट्री, उस्ता कला, थेवा कला, मीनाकारी के बाद में दाबू प्रिंटिंग, बंदेज, इस प्रकार की जो हस्तकला के जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा दिया गया। और इसमें 2 संस्थाएं काम करती है, आप सभी को पता है। एक तो है रूडा, एक है राजसिको,
ये दोनों संस्थाएं इसके लिए, उद्योग के लिए प्रोत्साहन करने का कार्य करती है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, विभीषण की मूर्ति कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्कल्पचर ऑफ विभीषण लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये आप सभी को पता है, कोटा से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर कैथून एक जगह है। कोथून नहीं है, कैथून है। कोथून दौसा में आता है। कैथून के वहाँ पर तीसरी से लेके तीसरी व 5वीं शताब्दी के मध्य, 5वीं शताब्दी के मध्य का ये बताया जाता है मंदिर, मतलब ये मूर्ति, ठीक है। छतरी स्थापित है, उस छतरी पर विभीषण की मूर्ति लगी हुई है। तो तीसरी से 5वीं शताब्दी मध्य का इसे बताया जाता है। लोकेशन है कैथून, कोटा से 60 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 12, डाबड़ा किसान आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि वीडियोस हेल्पफुल है या नहीं, तब तो हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पर, आरएस मेंस टेस्ट सीरीज पर, और अलग अलग वेराइटीज़ लेके आएंगे आपके लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पेपर लेके आएंगे। पर आप कमेंट करके तो हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाइए। जो भी हो, अगर कोई कमी है तो आप वो भी हमारे कमेंट्स में बता सकते हो, और जो ठीक है, जो भी है आपको कहना है कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट से हमें लगेगा कि हाँ भाई हमारा वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने प्री के लिए भी वीडियोस बनाए थे, तो इस प्रकार से आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप सभी को चाहिए ना, स्प्रिंग बोर्ड देख लो, सम्यक, उत्कर्ष, कलाम एकेडमी, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर लिंक दी हुई है वहाँ जाकर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डाबड़ा किसान आंदोलन। सबसे पहले यह है 13 मार्च 1947 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद द्वारा। मारवाड़ जो लोक परिषद है, तो मारवाड़ लोक परिषद का डाबड़ा गांव, जो जिसे हम डिडवाना कहते हैं आज, डिडवाना, ठीक है, में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके जो मेन थे वो थे मथुरादास माथुर, छगनराज, चौपासनी वाला ने भाग लिया था, ठीक है। अब इस समाचार पत्र का जो एक्सप्लेन किया गया था इस आंदोलन का, किन किन समाचार पत्रों में इसकी निंदा की गई थी, इस आंदोलन की क्या की गई थी? निंदा। वो भी आप मेंशन कर सकते हो शॉर्ट में, उससे क्या कि आपको आंसर की एक वैरायटी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, जयपुर के अंदर एक समाचार पत्र चलता था, जयपुर के अंदर, वो था लोकवाणी, उसमें निंदा की गई इसकी। दिल्ली से एक समाचार पत्र चलता था, वो है HT हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें भी इसकी निंदा की गई। जोधपुर से भी एक समाचार पत्र चलता था, उसका नाम है प्रजा सेवक, उसमें भी इस आंदोलन की निंदा की गई थी, मतलब आंदोलन के बारे में बताया गया था, ठीक है। इसमें 600 किसानों ने भाग लिया था, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें जैसे नाम दिया ना वोल्टर कृत राजपूत, तो ये राजपूताना के अंदर, राजपूताना के जो कार्यवाहक एजीजी थे, राजपूताना मतलब आज का राजस्थान, कार्यवाहक एजीजी वोल्टर कृत के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1888-1889, इस टाइम पर इसकी वो मतलब स्थापना की गई थी। इसमें क्या किया गया था? राजपूत जो समाज था, राजपूत समाज में सुधार संबंधी, उस टाइम पर सुधार संबंधी कार्य हेतु क्या? अब वो क्या सुधार किए गए थे? एक तो विवाह की जो आयु है उसको बढ़ाया गया था, विवाह की आयु को बढ़ाया गया। बहुविवाह जो प्रथा होती है, एक से अधिक विवाह, उसे बंद किया गया, मतलब बंद करने के लिए किया गया। और मृत्यु भोज पर अधिक खर्च करना, मतलब मृत्यु भोज को सीमित करने का निर्णय लिया गया था इस सभा के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब आगे
ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम शॉर्ट रखते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट का हो गया होगा। इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स देखना चाहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिट्स है, आपको कितना अच्छा लगा हमारा ये कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके सभी जो भी दोस्त हैं भावी एसडीएम बनने जा रहे हैं उनसे शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और इस आरएस मेंस टेस्ट सीरीज जो उत्कर्ष का पेपर है, तो कुछ शब्द उत्कर्ष के लिए भी बोले कि पेपर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जिससे एक फीडबैक जाएगा और भी जो एक्सपीरियंस है उनके लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपका अपना यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट लेकर।